अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने ठीक किया है। उसने कहा था कि फातिमा एंड मोहम्मद बाइज न्यू बाइक्स। फातिमा बाइज a city bike costing $360, so she pays 60%. 60% of it, the cost. तो वो आपने 60%, 60 और 100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आपके पास 216 आ गया। और फिर उसके बाद 15 पर मंथ फॉर 12 मंथ, तो 15 टाइम्स 12 बिल्कुल ठीक किया आपने। दोनों को ऐड किया तो 396 करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में एक्सप्रेस दिस अमाउंट एज द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। जिस अमाउंट को आपने एक्सप्रेस करना होता है, देखिए ना, एक्सप्रेस दिस अमाउंट, व्हाट इज दिस अमाउंट? दैट इज 396। एक्सप्रेस दिस अमाउंट, जो अमाउंट आपने निकाली है पार्ट ए में, एक्सप्रेस दिस अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ के बाद जो चीज होती है दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास आएगा 396 ओवर ओरिजिनल कॉस्ट 360 थी और मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 110%। ओरिजिनल से तो ज्यादा उसने पे किया है ना, 360 उसे एक्चुअल जो प्राइस थी या ओरिजिनल कॉस्ट 360 थी, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रही थी, तो बिकॉज ऑफ दैट वो चेंज हो गई और वो 396 हो गई। तो आपकी परसेंटेज 100% से ज्यादा आनी चाहिए। आपका 90.9% आ रही है, तो उसने तो 396 दिए हैं, 360 की बजाय उसने ज्यादा दिए हैं, तो ये लेस परसेंटेज कैसे आ सकती है? तो ये भी आपके 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें सिंपली आपने कैलकुलेटर पेपर 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसने कहा कि मोहम्मद पेज $569.80 फॉर अ माउंटेन बाइक इन सेल। द ओरिजिनल प्राइस हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 26%। कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द माउंटेन बाइक। देखिए, हमेशा हम परसेंटेज ओरिजिनल पे करते हैं, तो आप अगर अज्यूम कर रहे हो, आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस जो होगी, देखिए, तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस होगी और दूसरी पेड अमाउंट कह लें या पेड प्राइस कह लें जो उसने पे की। तो अगर तो 100 ओरिजिनल प्राइस होती, तब जाके वो 100 माइनस 20 रिड्यूस्ड, हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20, तो 100 में से उसको 26 का डिस्काउंट हो रहा है, तो वो 74 दे रहा होगा। तो ये आपने खुद इसमें से परसेंटेज की पॉइंट है, यानी 100 की जो चीज होगी ओरिजिनल प्राइस, तो वो 74 की उसको मिलेगी, क्योंकि 26 उसको, यानी 26% का मतलब क्या है? रिड्यूस बाय 26 का परसेंट का मतलब ये है कि फॉर 100, जो 100 की जो चीज है वो उसमें से 26 का डिस्काउंट है, तो 26 अगर डिस्काउंट है तो उसको कितने का मिलेगा? 74 का। अब उसने जो ली है दैट इज 569.80, और हमने देखना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी। कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस। अब जब आप क्रॉस, ये यही आपका, दिस इज कॉल्ड रिवर्स परसेंटेज भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। तो हम उलट जा रहे हैं, तो हमेशा हर चीज रिवर्स परसेंटेज है। इसका दूसरा जो अप्रोच है वो ये है कि आप ये भी कह सकते हो कि जो 74% ऑफ एक्स था ना, वो 569.80 है, यानी जो भी प्राइस थी ओरिजिनल उसका 74%, क्योंकि उसका 26% तो उसको डिस्काउंट मिल गई, तो उसका 74% इज दिस। तो ये 74 ओवर 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 569.80, और फिर x आपके पास आ जाएगा 569.80 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 74। और यहाँ पे भी जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास देखिए 74 x इज इक्वल टू 569.80 इंटू 100 है, और x इज इक्वल टू आपके पास 569.80।
69.80 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 74। तो सेम चीज आपके पास यहाँ भी वही आ रही है। ये दो अप्रोचेज है, आप इससे कर सकते हो और आंसर विल बी, अब इसको आप निकालोगे तो 770 आपके पास आ जाएगा। और इसका बी पार्ट है, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर्स इज $1.87 और 1 इज $X। उसने द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड यूरोज उसने दिया हुआ है। दो तरह के उसने रेट्स दिए हैं, पाउंड्स एंड डॉलर्स दिया हुआ है, पाउंड्स एंड यूरोज दिया हुआ है। और उसने ये कहा कि रोज चेंज्ड $850 and received €550। कैलकुलेट एक्स। पहली बात तो आपका आंसर ठीक है, 850 जो डॉलर्स हैं दे आर इक्वल टू 454.5 पाउंड्स। तो 1 पाउंड जो है वो एक्स का है, बिल्कुल ठीक है। 454 इज इक्वल टू 550। ये आपने कैसे निकाला, इसका शो नहीं किया आपने। ये पाउंड्स हैं और डॉलर्स हैं, तो अगर $850 है तो वो कितने पाउंड्स होंगे, जबकि एक 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.87। तो यहाँ को एक्स हो गया आपके पास, तो ठीक हो गया ना हमारे पास। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.87, एक्स इज इक्वल टू 850 हो गया। तो एक्स हमारे पास आ गया 850 ओवर 1.87। मेरे ख्याल ये जो चीज़ है ये अमाउंट आपकी 45 ही आ गया, ठीक हो गया ना, ये पाउंड्स आ गया ना। तो 850 बिल्कुल ठीक है, $850 आपने इसको किया तो ये कन्वर्ट होकर इधर आ गया, बिल्कुल ठीक है। जब ये इसमें आ गया तो आपके पास 1 पाउंड $X है, तो इसको फिर आपने उसमें एक्सचेंज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये पाउंड्स हैं 4540 पाउंड जो है दैट इज इक्वल टू यूरोज। अब यहाँ इसको आपने 1 करना है पाउंड को, तो उसको साथ दिया, बिल्कुल ठीक हो गया, ये सही किया आपने। ये वाला वर्किंग शो कर दीजिएगा तो बेहतर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये वर्किंग जरूर शो करिएगा, वरना इसका आपका मार्क कट सकता है, 1 मार्क कट सकता है, क्योंकि ये वाला स्टेप आपने नहीं इसमें शो किया, तो इसका 1 मार्क आपका कट सकता है, क्योंकि बिकॉज आपने फर्स्ट स्टेप शो नहीं किया था। Second question is that A is the point 87, B is the point minus 211 and C is the point 17। तो ये आपने वैसे ड्रॉ कर दिए, तो उसने ये कहा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। 14 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे उसने स्केच कर दिया। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो कि इनका y सेम है। अगर y सेम हो, मेरे ख्याल में आपने यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है, y इज सेम, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि वाई सेम हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए होता है। तो इनका जो डिफरेंस है, यानी एक्स का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास बेस आ जाएगी, तो 8 माइनस 1 इज 7, 7 बेस हो जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है इसका वाई और इसका वाई, इसका डिफरेंस आपके पास जो होता है 11 माइनस 7 पॉजिटिव डिफरेंस, दैट इज द हाइट। तो ये 4 है, और जब इसको आप हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपके पास बेस हो गई थी, तो ये हाइट है। तो कोई भी अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन मिल जाए तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। तो उसको आप स्केच भी करके देख सकते हो, तो ठीक हो गया, बिल्कुल ये आपका आंसर ठीक हो गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ए इज 87, बी इज -211, बिल्कुल ठीक है, x1। अब यहाँ इसमें ऑर्डर भी बदल सकते हैं, उनके डिफरेंस 10 है, 100 हो गया, उसका 7 माइनस, तो ये आपके पास ठीक है 10.8 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर दिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ देते ठीक था, लेकिन ये कि आप उसको आंसर दें करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट ड्यूरिंग कैलकुलेशंस कीप इट एटलीस्ट 1 लेवल हायर, बल्कि 2 या 3 कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो यू हैव टू देख आप दो फर्स्ट। अच्छा जी, ये क्या किया आपने, पेरीमीटर में 7 + 5 प्लस, नहीं बेटा ये दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, बीसी आपके पास हॉरिजॉन्टल तो नहीं है।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स सेम होना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स में किसी कोई से दो एक्स आपस में नहीं मिल रहा है। फॉर दैट केस जो है ना आपको 22.8 ठीक है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बिल्कुल ठीक है। आपके पास एक 10.8 आ गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 7 थी, और 5 आपने शो नहीं किया। 5 कहाँ से आया आपके पास? इसको शो करना पड़ेगा आपको, कि शो नहीं करेंगे तो फिर आपके पास आपका मार्क कट सकता है, क्योंकि आपको बीसी फाइंड करना पड़ेगा। द सेम वे जैसे आपने यहाँ पे ए बी फाइंड किया, तो बी सी भी फाइंड करके आपको शो करना पड़ेगा। इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और ये जो 14 वाले, इसके भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में हम सेपरेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो मार्क्स बन रहे हैं 4/8, और सेकंड के अंदर आपके पास ये हमारा आ गया 2 मार्क्स आ गए, इसके भी 2 मार्क्स आ गए। अब इस केस में आपने ये 5 की वर्किंग शो नहीं की। चलिए मैं इसको दे देता हूँ आपको 2 मार्क्स। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी इसकी वर्किंग आप शो कर दें। कैलकुलेट बी ए सी, तो बी ए सी आपके पास 4/10 tan इनवर्स 0.4। अगर आप ग्रेड को यूज़ कर रहे हो बेटा, तो आप ये -211 है, तो आपके पास जो बी है दिस इज ए था 87, तो फिर 0 आपके पास यहाँ होगा ना। वाई तो माइनस में नहीं है ना, कोई वाई कोई नहीं माइनस। ए इज 87, तो आपके पास ए जो है 87 आ जाएगा, तो दैट इज यहाँ आपके पास ए आ गया विच इज 87, और सी जो है दैट इज 17, तो 17 आपके पास ये बन रहा है। यस, तो ये सिचुएशन बन रही है आपके पास। ये ट्रायंगल जो आपकी बनेगी तो वो ऐसी बननी चाहिए आपके पास। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। जी, तो यहाँ पे देखें ना, ये आपके पास कुछ इस तरह की बनती है, तो ये ऐसी है आपके पास। तो tan बी ए सी आपके पास, tan बी ए सी, इसका tan फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। अब आपने कैसे लिए मुझे ये नहीं पता, ये आपके पास ये ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस केस में आपके पास ये 1 2 3 4 ये हो गया, और ये वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। अब ये 4/10 आपने कैसे किया है मुझे नहीं पता, ये कैसे कहाँ से ले आए हो, हाउ यू जस्टिफाई दिस वन। क्योंकि जो डायग्राम आपने बनाई है वो तो गलत बनाई है बीएससी की, और उसमें कोई 4/10 नहीं है, और आई डोंट नो आपने कैसे कर लिया। चलिए मैं इसको 7/8 कर देता हूँ, क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है टू योर डायग्राम। डायग्राम ही आपने गलत बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सर्कल है विच इज ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। सेंटर ओ, बी सी डी एंड ओ ई डी they are straight lines. AC is 6 centimeter and CD is 3 centimeter. BAC is 34 लेबल्ड भी हैं। AC 6 सेंटीमीटर है, CD 3 सेंटीमीटर है, BAC 34 है। एक्सप्लेन वाई BCA is 56। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहा। पहली बात जो लिखोगे कि ABC is 90, और इसकी रीजन क्या दोगे? एंगल मेड बाय डायमीटर। ये देखना, ए सी इज द डायमीटर, तो ये एंगल मेड बाय डायमीटर 90 हो गया। अब आपके पास ए सी बी जो है, आप लिखिए बी सी ए कह लें, बी सी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 34। 180 minus 90 is 90, 90 minus 34 which is 56।
और यहाँ आप जस्टिफिकेशन क्या देंगे, यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आपके पास ये 56 है। उसके बाद उसने कहा जी फाइंड COD। COD 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक हो गया। अभी बेटा ये रीजंस आपको देनी होती हैं। अब आई डोंट नो, आपने वहां पे चलो शो कर दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक हो गया, ये आइसोसिस ट्रायंगल होगी आपके पास। तो इफ दिस इज एक्स, तो ये भी आपके पास एक्स होगा। ओ सी डी 180 माइनस 56 किया तो 124 आपके पास आ गया। और ये आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है, दिस ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आइसोसिस ट्रायंगल है। तो फिर ठीक हो गया आपके पास ये। तो x प्लस 124 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 124। तो 2x इज इक्वल टू यस 56 और x इज इक्वल टू 28। अच्छा यहाँ से 28 के चल 2 मार्क्स इसके आपके हो गए, समझ आ गई। ठीक है, आपने उसको यूज किया। थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दिया करें ताकि वो पता चले कि लिंक हो सके। नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड OCE, जो कि आपने नहीं किया, यू हैव मिस्ड दैट वन। अब OCE के लिए आप ऐसा करें कि इस ट्रायंगल को जरा देखिए। ये जो हमारे पास OCE ट्रायंगल बनती है, ये जो आपके पास OCE ट्रायंगल बेटा बन रही है, दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसिस अगेन। OC and OE are equal. रीजन क्या है? They are both are radii. In that case, this is an isosceles triangle, और isosceles triangle के अंदर एक एंगल ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, which is 28. तो डेफिनेटली OEC और OCE, the both angles will be equal. They are the base angles. अगर ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ से sum of angles of triangle 180, तो x plus x 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 180 हो गया आपके पास। और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28 which is 152. So 2x is equal to 152 and x will be 76. तो इसका मतलब OCE 76 हो गया आपके पास। इसके नेक्स्ट बी पार्ट में, इन द डायग्राम PS is the bisector of angle QPR, where QPT and QSR, they are straight lines. RT is parallel to SP. Explain why PT is equal to PR. अब मुझे नहीं पता आपने कैसे अप्रोच किया है इसको, कि आपने कहा जी PTR is equal to PRT। PTR मतलब ये वाला जो एंगल है आपका, आप कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू PRT, और PRT इज एन आइसोसिस ट्रायंगल। वेल डन, ये रीजन बिल्कुल ठीक है भाई। ये रीजन आपने प्रूव करनी है। जो बात आपको समझ में नहीं आ रही वो ये है कि ये रीजन तो बेटा आपने प्रूव करनी है। ये तो पता है ऑब्वियसली, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसिस ट्रायंगल होगी, तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे। ये आपने जो चीज यहाँ पे कही है, यू हैव टू प्रूव इट। यही तो आपने शो करना है ना। गिवन कंडीशंस में उसने जो हमें एक चीज और दी है यहाँ पे, वो ये दी है कि PS इज बाइसेक्टर ऑफ QPR। अगर PS बाइसेक्टर है QPR का, तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास QPS जो है और SPR, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल QPS will be equal to एंगल SPR। उसने गिवन है, उसने दिया होगा ना, ये उसकी स्टेटमेंट, आप इसको बेशक मेंशन कर सकते हैं। दिस गिवन, हम ऐसा कह लेते हैं कि लेट QPS इज इक्वल टू x एंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि QPS आपके पास x हो गया और ये भी आपके पास x हो गया, SPR भी x हो गया। तो मैं इसको लेबल कर दूं तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब आप देखें जो PRT है, PRT जो है
दैट इज इक्वल टू एस पी आर। रीजन क्या देंगे हम? ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर टी इज पैरेलल टू एस पी। इस केस में आप देख लें ये जी बन रहा है, अगर आप देखते हो तो ये आप देखें यहाँ पे जी सा बन रहा है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस ये एंगल और ये भी इक्वल होगा। अच्छा अब ये देखें, अगर आप एसपी को देखते हो, ये एसपी ऐसे आपके पास, और सेम वे ये आपके पास आर टी है, ये दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ पे एक लाइन जो कि क्यू पी टी है, ये लाइन आपके पास यूं जा रही है सेम से, ये कह रहे हैं। तो इफ यू एक्सटेंड दीज टू एंगल्स, अगर आप इन दोनों एंगल्स को एक्सटेंड कर देते हो, तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास करस्पॉन्डिंग बन जाता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 एंगल्स बनते हैं, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट। ये जो बॉटम लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पे भी ऐसे आपके पास 1 2 3 और 4 एंगल्स बनेंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से पी टी आर है, दैट इज इक्वल टू क्यू पी एस, और ऑब्वियसली दैट विल बी एक्स, क्योंकि एक्स है, इसको भी यहाँ इक्वल टू आप एक्स कह सकते हो। तो और इसकी रीजन क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आर टी इज पैरेलल टू एस पी, ये रीजन आ गई। अब आप कह सकते हैं कि हेंस, अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस, इसकी वजह से पी टी आर इज इक्वल टू पी आर टी इज इक्वल टू एक्स कह दें, यहाँ पे हमने अज्यूम करके बता दिया था। देयरफॉर ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस विद पी टी इज इक्वल टू पी आर। और इसका लास्ट पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर ये उसने सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा इसमें वेल डन, आपने बिल्कुल ठीक है, बस एक काम जरूर कीजिएगा इस केस के अंदर, एक तो हमने एक्स सुपर लेटर यूज किया, तो यहाँ ना कीजिएगा, कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि दिस इज अ सेपरेट पार्ट। इसमें एक काम ये कीजिएगा कि आप यहाँ पे लिख दें एस आर, क्योंकि एस आर ही फाइंड करना है, तो आप कहेंगे लेट एस आर बी एक्स, देन क्यू एस इज इक्वल टू 8.5 माइनस एक्स, और फिर इसको यूज करते हुए आप ये सारा आपके पास ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया, 2.5 ठीक है, तो इसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और जो कि टोटल बनाएंगे 5 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 में द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, a spoon used for a measuring cookery consists of a hemispherical bowl and a handle. The internal volume of the hemisphere bowl is 20 centimeter cube. The handle is of length 5 centimeter. Find the internal radius of the hemisphere of the bowl. The internal volume 20 है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक हो गया, शाबाश, हाफ भी आपने कर दिया क्योंकि आधा हो जाएगा, और उसको सॉल्व करके और आपके पास 2.12 आ गया, ठीक हो गया। क्यूब रूट ऑफ क्या है जी, ये 9.54 किया, 088, फिर आगे 0 है तो लिखते हैं, क्योंकि शो कर दिया करें उसके बाद फिर फाइनल आंसर 2.12 ठीक हो गया। The hemispherical bowl of the geometrically similar spoon has an internal volume. Find the length of its handle. Yes, 50 दिया हुआ है, 20 over 50, yes, इसका दिया वॉल्यूम इज 50, ठीक दिया हुआ है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, 20 over 50, 5 over x3, हाँ 5 था, ठीक हो गया। अब देखो ये आपके पास 20 over 50 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपके पास, 5 over x का क्यूब। तो आप यूं कर लो, 0 0 से कट गया, 2/5 इज इक्वल टू 125 over x क्यूब, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल टू 5 टाइम्स 125 विच इज
625 बनता है x3 इज इक्वल टू 5 इंटू 125/2। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ रहा है 312.5। और x क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लेना है, तो x इज क्यूब रूट ऑफ दैट 6.7860। आगे 440, बस यहाँ छोड़ के यहाँ पे जो फाइनल आंसर है यहाँ पे 6.79 लिखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैं इसको 1 दे देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा आपको। बी पार्ट इसका ये है, एन ओपन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेक metal kitchen strainer. 50 holes are cut out of the curved surface. Assume that the piece of metal removed to make each hole is a circle of radius 1.5 millimeters. Calculate the external surface area that remains. तो आपने सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ले लिया, 2 πr² होता है, बिल्कुल ठीक है, हाफ ऑफ 4 πr², बिल्कुल ठीक किया आपने। तो 190.14, अभी इसमें 10.15 ठीक ले लिया आपने, इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर्स में, वर्लन πr², 50 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई, और कोशिश किया करें कि पाई की वैल्यू टेक फ्रॉम द कैलकुलेटर और मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स पाई। आर है हमारे पास 5.5, 5.5 का स्क्वायर 190.06 नहीं, 190 ये मेरे पास आ रहा है 190.0663 जो भी है, तो इसको रख लें आप 190.07 कह दें, जो भी आप कर लेते हो। उसके बाद πr² जो है आप, ये मेरे पास तो बेटा जी आ रहा है ये 0.070685834 इस तरह आ रहा है। तो अगर मैं इसको दूं तो 0 पॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये बन जाता है 3.553429 है, तो मैं इसको 3.53 चलिए 4 ले लेता हूँ। और इसको अगर मैं माइनस कर दूं 197 में से 190.07, तो मेरे पास आ रहा है 186.635 सो द फाइनल आंसर जो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो 187 आ जाएगा। 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके भी, और ये टोटल आपके बन गए 5 आउट ऑफ 7। Question 5. The diagram shows a vertical radio mast AB. Three of the wires that hold the mast in place, they are attached to it at F, H and D. The base A of the mast and the ends E, G and C of the wires, they are in straight line on the horizontal surface. The wire CD has length 65 meters. It is attached to the mast at D where AD is 40. Calculate AC. Pythagoras theorem लगेगा, बिल्कुल ठीक है। यार इसको ना आंसर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा दिया करो यहाँ पे, फिर फाइनली जहाँ भी यहाँ लिखते हो तो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर लिया करें। और आगे अगर ये आंसर यूज़ होता हो तो फिर इसको आप 3 पे आगे नहीं ले जाएंगे, एटलीस्ट 1 लेवल आप रखें। 2 3 रख लें, क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ लिखना ही है ना, कैलकुलेटर ने काम करना है, आपने थोड़ी करना है। तो इसके मार्क्स फर्स्ट पार्ट के 2 मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट में द वायर ई एफ मेक्स एंगल ऑफ 25 विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज ऑफ लेंथ 30 मीटर्स। कैलकुलेट ए एफ। ए एफ आपने फाइंड करना है, एंगल 25 एंड इज ऑफ लेंथ 30 ठीक हो गया। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्योंकि 90 का हो गया आपके पास, ठीक हो गया, 30 है, ये 25 है, और हमने फाइंड करना है ए एफ। ए एफ ओवर 30 इज इक्वल टू साइन 25, बिल्कुल ठीक है, 12.7। सी H is equal to 35 meters. The wire HG makes an angle of 30 with the mast AB. Calculate HG. ठीक हो गया, ये 35 हो गया आपके पास, और
एंगल विद द मास 30 है, एच जी ओवर साइन 90। एच जी ओवर अगर साइन 90 आप लगा रहे हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं लगा लेते? 35 ओवर एच जी इज इक्वल टू कॉस 30। खैर आपने लिखा जी एच जी ओवर साइन 90 इज इक्वल टू 40 ओवर, ठीक हो गया ये, ठीक है आपने इससे साइन रूल लगा दिया। अदरवाइज आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेते हुए देखिए ना, ये आपके पास दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड आपके पास 35 है, ये आपने एच जी फाइंड करनी है, तो देखो ना 35 ओवर एच जी इज इक्वल टू, ये एंगल 30 है तो ये कॉस 30 आ जाएगा आपके पास, कॉस के साथ एडजेसेंट साइड है ना तो कॉस लगेगा, और यह हाइपोटेन्यूज आपके पास 90 के सामने। तो आपने क्या बिल्कुल ठीक है, वैसे मैं उतारूंगा तो एच जी आपके पास आ जाएगा 35 ओवर कॉस 30, जो कि आपको वही आंसर देगा जो आपने वहां से निकाला है, 7 आउट ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सॉल्व द इक्वेशन x plus 7 over 2 is equal to plus minus square root of 5 over 2. Give both answers correct to two decimal places. तो अगेन फिर आपने यहाँ पे कर दिया, और आपने पहले स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 ले लिया, प्लस में फिर माइनस में लिया, दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर्स एक तो आ रहा है -2.38 और दूसरा -4.62। ये फाइनल आंसर्स, ये इसके आपने 2 डेसिमल प्लेस तक जरूर देना है, और पिछले आंसर्स में बिल्कुल ये ठीक किया आपने, ज्यादा पे रखा है यहाँ पे, और आखिरी फाइनल आंसर्स आपने ये दे दिए, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। The solution of this are also the solution of x square plus bx plus c। ये इक्वेशन इन बिटवीन है, अगर आपको ये इक्वेशन दी गई होगी उसको आप यहां तक पहुंचे होंगे, यहां से नहीं, ये चीज यहां पे आएगी और फिर आगे आपने सॉल्व कर दिया, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन था। तो अगर हमने वापस जाना है तो डेफिनेटली देखिए, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाया गया होगा, तो ये जो x प्लस 7 ओवर 2 है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 5 ओवर 2, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाया गया होगा, फिर ये उसका स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ली होगी। तो अब हमने कन्वर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हो तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 7 ओवर 2 प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस और माइनस में से आपका प्लस प्लस रहेगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो यू विल नॉट हैव टू ऑप्शंस, एक ही आंसर होगा विच विल बी 5 ओवर 4। तो अब आप ये देखें, ये आपके पास 2 2 से कट गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 ओवर 4 माइनस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाता है 49 माइनस 44 ओवर 4, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास b क्या है, 7 है, और c 11 है। ये क्वेश्चंस हम काफी दफा कर चुके हैं बेटा, और ये क्वेश्चंस जो हैं याद होगा सिलेबस डी की बुक के अंदर उसने 2 रूट्स दिए हुए थे और हम बैकवर्ड जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास ये वाला सिचुएशन आती है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब मेथड यूज करते हैं तो इस फॉर्मेट में लाते हैं, इस फॉर्मेट में ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स का, और फिर वो चीज यहाँ आती है। तो एक पार्ट उसने सेंटर आपको दे दिया, एक पार्ट में आगे वाला पार्ट करवा दिया और एक पीछे वाला चाह रहा है आपको। लास्ट पार्ट इसका ये है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 13, ठीक हो गया, और वेल डन। जब -3 जाके डिवाइड होगा तो बिल्कुल ये हो जाएगा x इज लेस देन -2, शाबाश, वेल डन, इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और सी पार्ट में अब ये अलजेब्रा, ये ग्रुपिंग वाला था, x कॉमन लिया तो 6 माइनस टी एक्स प्लस 3y हो गया, और 6 माइनस टी हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, इसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डी है कि यू हैव टू सॉल्व
द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। यार ये बहुत लंबा मेथड आप कर लेते हो, क्योंकि फिर आप इतने अच्छे तो है नहीं कैलकुलेशंस में, आप लोग प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। एट द एंड क्या होता है, फिर आप कहने के पास जाते हो। बेहतर ये था काम को, टास्क को ईजियर रखें। तो देखें, अगर हम इन दोनों को मैच करना चाहें तो इनका जो HCF है 12 आता है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 9A प्लस 12B इज इक्वल टू -39। 5 टू 10A हो जाएगा आपके पास, प्लस 12B हो जाएगा इज इक्वल टू -22। अब इस केस में आपने, क्योंकि साइन सेम है, तो साइन सबके, जो भी काम करना होता है सबके साथ करना होता है, सबके साइंस बदल गए, ये कट, ये आपके पास -A आ गया क्योंकि 9 -10A है ना, दैट इज इक्वल टू -17। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो A इज इक्वल टू आपके पास 17 आ जाएगा। और जब आपके पास A 17 आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। अब आप इसमें ना करें, आप शुरू वाली में 3A है तो 3 टाइम्स 17 प्लस 4B इज इक्वल टू -13 है, तो 4B इज इक्वल टू -13 -51, क्योंकि आपके पास 17 3 51 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4B इज इक्वल टू -44 और B इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। तो एक अप्रोच तो आपकी ये हो सकती है, विच इज, एक मिनट सॉरी, ये 64 है, ये आपके पास 16 हो जाएगा, तो -16 आ जाएगा। एक चीज होगी। दूसरी तरह से आपको सेकंड जो अप्रोच आप यहाँ पे, अगर आप इनको मैच करना है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना और इसको 3 से, ताकि ये सेम नंबर 15 हो जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 15A प्लस 20B इज इक्वल टू 5 टाइम्स -65 आ जाएगा। और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 15A प्लस 18B इज इक्वल टू -33। अगेन साइन बदलने पड़ेंगे, सबके साइन बदल दें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कट गया, तो ये 2B इज इक्वल टू, अब ये दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, बड़े का साइन यहाँ पे आ जाएगा -5 में से 3 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो B इज इक्वल टू -16 आ गया, और वो किसी में पुट करके ये निकाल लेंगे। मुफ्त के मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। 4 मार्क्स आपने लूज कर दिए, मैं मैक्सिमम आपको 1 मार्क इसका दे सकता हूँ, चलिए 2 दे देता हूँ। ये देखें आपने क्या किया, 13 -13 -4B ओवर 3 किया, 5 सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई होगा, इसने नीचे 3 से किया, ये 5 ओवर 1 है, तो 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ये 15 कहाँ से आ गया आपके पास। कैसे बच्चों वाली गलतियां करते हो यार। 5 को मल्टीप्लाई करें 2/3 से, तो क्या करेंगे आप, 10/3 लिखेंगे या 10/15 लिख देंगे, खुदा का खौफ करो यार। 5 का मतलब 5/1 है, तो 10/3 आएगा आपके पास। आपने 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। अब ये मस्ट वाला, ये जो क्वेश्चंस हैं इसके, ये आपके मस्ट हैं, ये वाला पेपर में आएंगे आएंगे ये क्वेश्चंस, ये अलजेब्रा वाला जो आपके फैक्टराइजेशन और ये चीजें तो पक्की है ना, आनी आनी है ये चीजें। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मुफ्त के 3 मार्क्स, अब तो खैर 3 मार्क्स देते हैं, थोड़ा सा हार्ड था इसलिए उसने 5 मार्क्स दिए हुए, सॉरी 4 मार्क्स दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि ए बी डी एंड ए सी ई दे आर स्ट्रेट लाइंस, बी डी 12 सेंटीमीटर है, सी 4 सेंटीमीटर है, ए बी इज x सेंटीमीटर and AC is 2x minus 5 centimeter. Angle BAC is theta. Show that area of triangle ABC over area of triangle ADC is equal to AB times AC over AD बराबर। वाह, इसको भी छोड़ दिया आपने। इतना आसान क्वेश्चन था बेटा। देखो, इफ यू टेक दिस ट्रायंगल, तो हमारे पास एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपके पास क्या होगा, दैट विल बी हाफ टाइम्स AB टाइम्स AC। यही होता है ना कि अगर आपके पास देखें ना, ये ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल आपको दिया हुआ है
और ये ए है, ये बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया हाफ ए बी साइन थीटा। और ये एंगल थीटा है तो साथ इसके साइन थीटा आ जाएगा। और सेम वे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो से ए डी ई, तो ए डी ई, अब इसका एरिया क्या होगा? अगेन इस केस में अगर आप देखते हो इस पूरी ट्रायंगल को, सेम रूल आप यूज करते हो, तो हाफ ए बी साइन थीटा जब आप अप्लाई करोगे, हाफ, ये जो साइड है इसकी दैट इज ए डी, और नीचे वाली आपके पास होगी ए ई, और कोना कॉमन है तो यहाँ पे साइन थीटा सेम आ जाएगा। अब जब उसने ओवर किया तो इसको भी आप ओवर कर दें, इक्वल टू कर दें, हाफ हाफ से कट गया, साइन साइन से कट गया, आपके पास ए बी टाइम्स ए सी ओवर ए डी टाइम्स ए ई आ गया आपके पास, तो शो हो गया। तो यही वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना। तो इसको जब उसने इस टर्म में आपसे शो करने को कह रहा है तो आप वही टर्म यूज करें, तो ये आपके पास वही चीज आ गई, सिर्फ आपने यहाँ पे लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी ओवर ए डी इज 1/3। तो भाई इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए बी क्या है आपके पास? ए बी इज एक्स टाइम्स ए बी टाइम्स ए सी है ना, तो ए सी आपके पास है 2x-5, और नीचे आपके पास है ए डी है x+12 टाइम्स ए ई विच इज 2x-5 प्लस 4, तो ये आपके पास 2x-1 हो जाएगा। तो ऊपर आप सिंप्लीफाई करें, x टाइम्स 2x-5 होगा प्लस 2x² माइनस 5x ओवर 2x²। आई एम एक्सपैंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो 2x² माइनस x प्लस 24x माइनस 12, और इट इज गिवन दैट दैट इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6x² माइनस 15x is equal to 2x² प्लस 23x माइनस x प्लस 24x, लाइक टर्म्स है, इनको सिंप्लीफाई कर माइनस 12 हो गया। यानी राइट वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट को ले जाएंगे तो 6x² माइनस 2x² माइनस 15x माइनस 23x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस 38x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये शो दैट करना था कि अब उसमें वो भी नजर नहीं आ रहा ना यार मुझे, 2x² माइनस 19x प्लस 6, ठीक हो गया ना? इसको 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x² माइनस 19x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, हैंस शोन। मुफ्त के मार्क्स थे। उसके बाद सॉल्व दिस इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। जब भी आपके पास क्वेश्चन में वो कहता है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, समझ जाएं कि मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इट्स बेटर टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसा कि आपने किया है। 9.17 और 0.33, ठीक है। अगेन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे आंसर्स जब भी लिखते हैं आप, तो उनका लेवल ऑफ एक्यूरेसी थोड़ा सा हाई रखें, 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, फिर आखिरी फाइनल आंसर आप यहाँ पे ये दे दें। State with the reason which of these solutions does not apply to the triangle ABC. 0.33 does not apply because 0.33 is a very small for triangle ABC. ये आपको कैसे पता चल गया कि वेरी स्मॉल है? तो ट्रायंगल्स वेरी स्मॉल नहीं हो सकते। देखो बेटा 0.33 अगर आप लोगे, कुछ रीजन देना होता है, सही देना होता है। तो 2x-5 की वैल्यू आपके पास 2 टाइम्स 0.33 माइनस 5 करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी, और लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसीलिए आप x की वैल्यू 0.33 नहीं ले सकते। वेरी स्मॉल कोई रीजन नहीं है। वेरी स्मॉल तो छोटी छोटी ट्रायंगल्स तो हो सकती है ना, बहुत छोटी हो सकती है। वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई देख नहीं सकती, कुछ तो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते, उनको भी तो स्टडी लोग करते हैं साइंटिस्ट, उनके भी तो साइजेस निकाल देते हैं ना। तो स्मॉल मैंने बिकॉज 0.33 इज वेरी स्मॉल, दैट इज नो रीजन। रीजन ये है कि अगर 0.33 आप 2x-5 में पुट करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में होगा, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी रीजन ये होगी। गिवन दैट cos थीटा इज 25, कैलकुलेट BC, तो ठीक है जी, आपने वैल्यूज पुट करके उसको निकाल लिया, कोसाइन रूल लगा दिया,
बिल्कुल ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये हो रही है, बी सी स्क्वेयर इज 9.17 स्क्वेयर प्लस 3.67 स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स दिस क्रॉस 25। 9.17 कहाँ से आया? अगर आपको बी सी फाइंड करना है तो बेटा जी, आई एम सॉरी, मैंने आपको कितना पका है कि जब आपको फॉर पिछली कैलकुलेशन यूज करनी, इवन वो भी आपको 9.17 भी यूज करते हो तो आपके पास मुझे नहीं पता कहाँ मिस्टेक की, क्योंकि मार्किंग स्कीम में 6.35 आ रहा है। और दूसरा जो आपके पास है वो है 2x-5, डेफिनेटली वही था जो हम बात कर रहे थे। तो 2x-5 में 2 टाइम्स 9.17 माइनस 5, लेट मी चेक इट, इसका आंसर क्या आता है? 13.34। क्योंकि अब देखो ना, इस ट्रायंगल के अंदर आप ये देखो ना, तो आप ये वाली ट्रायंगल लोगे ना तो इसके अंदर ये 25 उसने आपको दे दिया, x 9.17 है और दूसरी AC जो है आपके पास 2x-5 है, तो ये मेरे पास 13.34 आ रहा है। तो कोसाइन रूल लगा के ठीक है आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं 1 मार्क दूंगा सिर्फ आपका, क्योंकि ये मैथ भी आपको गया, आंसर का भी गया, तो 1 मार्क ही मिलेगा आपको यहाँ पे। 4/12 हो गया आपके पास। Question number 8. OAB is a sector of a circle, center O radius 6 centimeter, AOB is 25 degrees. Calculate the length of arc AB, 25 over 360 multiplied by 2 pi r, which is 2 times 22 over 7। ठीक हो गया, 2.62 बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसमें काम करिएगा, वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर्स कम से कम 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दें। फाइनल आंसर ये दे दें, ठीक हो गया, 2 मार्क्स मिल गया आपको। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, बड़ा आसान था, 25 और इसमें पाई आर स्क्वायर कर देंगे, और अगेन वही बात 7.85 ठीक हो गया, ये भी 2 मार्क्स मिल गया आपको। ये डायग्राम मेरे ख्याल ये बनी हुई थी आपके पास, एक मिनट क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूँ। यस, ये बनी हुई थी, और उसके बाद उसने इसी चीज को, मेरे ख्याल में हाँ, इसी को लेते हुए उसने प्रिज्म बनाया सी पार्ट के अंदर। द सेक्टर ओ ए बी फ्रॉम पार्ट ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लाइस ऑफ चीज। द स्लाइस हैज हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास प्रिज्म हो गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस वन, तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, 7.85 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ, 5 के साथ, बिल्कुल ठीक है। और आंसर आ जाएगा आपके पास 39.3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो ना, जहाँ पे है तो इसको 39.3 दो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसके थे जी 1 मार्क था, तो 1 मार्क इसका आपको मिल जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्लाइस ऑफ चीज। तो इसमें आपके पास सरफेस एरिया जो है 7.85 टाइम्स 2 15.7 हो गया, 7 पॉइंट, ठीक है, 2 बेसिस हो गई उसकी। उसके बाद दो, अच्छा अब यहाँ पे डायग्राम भी तो बिगड़ी पड़ी हुई है ना। दूसरा आपने निकाला है, एक रेक्टेंगल है, 5 टाइम्स ओ बी 6, 5 टाइम्स 30, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो गया। और जो थर्ड है वो कैसे निकाला, है 13.1 कैसे आया, 2.62। शाबाश। लेंथ ऑफ आर्क को मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, बिल्कुल थर्ड ये आपके पास आ गई, बिल्कुल ठीक किया आपने। इसका ट्वाइस भी आपने कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। देयर आर 5 सर्फेसेस, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक और राइट वाला। राइट वाला कर्व्ड है, वो आपने लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी, तो 2.62 मल्टीप्लाई बाय 5, बिल्कुल ठीक है। और ये आंसर आपका आ रहा है 88.8, बिल्कुल ठीक है। Another 25-degree slice of cheese has 3 times the height and twice the radius. Calculate its volume. बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा 25 और 360, 22/7। शाबाश, ठीक हो गया। रेडियस उसका ट्वाइस है तो 12 हो गया,
31.42 बिल्कुल ठीक हो गया। हाइट 15 हो गई। 471.43 ठीक है। ये ठीक है, 471 भी आप लिख सकते थे, ठीक हो गया ये भी। और सी पार्ट है कि अ डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस cylindrical cheese each with the volume of 800 cubic centimeter. The height h and the radius r they can vary. Express h in terms of r. तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 800 हो जाएगा, तो 800 ओवर पाई आर स्क्वायर ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द हाइट इफ द रेडियस इज डबल्ड? हाइट डिक्रीजेस का कोई तुक नहीं बनता, इसने कह दिया डबल्ड का मतलब उसने न्यूमेरिकली बात की है। तो जब आप रेडियस को डबल कर देंगे यानी ये 2r बन जाएगा, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर आपके पास 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 800 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर बन गया ना आपके पास। तो जो पहले था 800 ओवर पाई आर स्क्वायर, तो अब वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 4, यानी h जो है विल बी, बाकी तो सेम है ना उस वॉल्यूम का, जो 800 ओवर 4 आर स्क्वायर है, जो भी आंसर पहले आ रहा था उसका 1 ओवर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हाइट पहले वाली हाइट से क्या होगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। सॉरी, इसका मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि उसने डबल यही रिलेशन करना चाह रहा है। एक्चुअली देखो बेटा जी, h इज इक्वल टू 800 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है ना बेटा, पाई भी कांस्टेंट है, और उसके बाद आ गया 1 ओवर आर स्क्वायर आ गया आपके पास। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा ना ऑल द केसेस। तो ये 1 ओवर आर स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनली यहाँ स्क्वायर है ना, तो अगर आर डबल होगा तो एच इनवर्सली है तो 1/4 हो जाएगी। आर 3 टाइम्स होगा तो एच 1/9 हो जाएगी। अगर आर 4 टाइम्स आप बढ़ा दोगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज 16, तो उसकी हाइट 16 टाइम्स, यानी 16 टाइम्स नहीं करेंगे, 1 ओवर 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये वाला रिलेशन, क्योंकि ये आपका वेरिएशन उसने बीच में डाल दी है, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी कन्वर्स कॉन्सेप्ट है, कि हम यही कहते हैं ना कि h इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, और जब इक्वल टू करते हैं तो h इज इक्वल टू k टाइम्स 1 ओवर आर स्क्वायर। तो वो k आपके पास 800 ओवर पाई है, क्योंकि दैट इज कांस्टेंट, पाई भी एक नंबर है आपके पास विच डजंट चेंज, और 800 टू 800 है, वो कभी चेंज नहीं होगा। Next question is the distance d meters of a moving object from an observer after t minutes is given by d is equal to t square plus 48 over t minus 20. Some values of t and d are given in the table. The values of d are given to the nearest whole number where appropriate. कंप्लीट द टेबल। टेबल में सिर्फ एक वैल्यू आपने बतानी थी लास्ट वाली, तो वो आपके पास t की वैल्यू 7 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और फिर 7 स्क्वायर प्लस 48 ओवर 7 माइनस 20, और वो आपके पास जो वट एवर इज द आंसर, उसको हम एज अ होल नंबर कर देंगे, तो वो 36 आएगा, बिल्कुल ठीक है। कर्व बनानी थी, ये देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखो बेटा, इसको ना, ये आपके पास मुझे लग रहा है 4.5 का 11 है, तो 4.5 का 11 तो ठीक है, 5 का क्या है जी 15 है, वो भी ठीक है, 4 का क्या है 8 है। तो ये देखिए थोड़ा सा आपने इसका 9 कर दिया ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आप खुद नजर आ रहा है कि यहाँ डेंट पड़ रहा है, तो ये 9 पे 8 है, आपने 9 पे कर दिया, यहाँ पे आएगा तो ये आपका ग्राफ यूं बनेगा। और देखिए ना स्मूथनेस आनी चाहिए, सो ये यूं आपके पास यूं हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट गलत है, आपने 9 पे कर दिया, भाई 8 चाहिए ईच स्मॉल सेगमेंट, क्योंकि आप खुद देखो ये 0 to 10, 10 आपकी स्मॉल डिवीजन है, बाकी में तो आपने सही है बैड। वैसे भी देखो आप खुद लग रहा था कि ये यहाँ पे डेंट पड़ रहा है, और वहीं पे उसने आपको टेंजेंट फाइंड करने को कहा हुआ था, वहां तो आपको, क्योंकि टेंजेंट हमेशा टच करता है, यहाँ टच कर ही नहीं सकता क्योंकि आपने डेंट डाल दिया, तो 2 पॉइंट्स पे हिट हो रहा है, ये तो हिट हो नहीं सकता था। इसका 1 मार्क मिलेगा, मैं 2 नहीं दूंगा इसके।
प्लॉट कर दिया जी आपने। उसके बाद उसने कहा बाय ड्राइंग टेंजेंट कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4। वही पॉइंट आपने गलत ड्रा किया जहाँ के आपने टेंजेंट ड्रा करना था। तो टेंजेंट जब आपने ड्रा किया तो टेंजेंट ड्रा करने के 1 मार्क्स होता है ग्रेडियंट फाइंड करने का। तो सही इसको मैं दे देता हूँ 1 मार्क, क्योंकि टेंजेंट आपने सही इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो आप। और फिर आपने 2 पॉइंट्स लेके आंसर निकाला। तो ये 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट ठीक है मैं उसको भी ले लेता हूँ। तो 2 मार्क्स आपके पूरे। एक्सप्लेन व्हाट दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्रेडियंट जो होता है वो स्पीड होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट इज लेस देन 10 मीटर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लेस देन 10 मीटर्स ये है आपके पास। ये वाला आप देखते हो ना बेटा जी, यहां से लेके यहां तक ये ड्यूरेशन है जब वो लेस देन 10 होगा। तो ये कितना है, 1 2 3 3 यूनिट्स ये हो गए और 1 2 2 यूनिट्स ये हो गए। तो ये मिनट्स में है तो 2 2 3 1 2 मिनट्स और क्योंकि ये 10 जो है कि डिवीजन है 60 सेकेंड्स की, तो मतलब ईच स्मॉल इज 6, तो 18 बल्कि 1 2 5 एंड 30 2.5 मिनट्स ही बनते हैं इसके। आपने क्या किया, चलें शाबाश। use your graph to write down the two values of t when the object is 12 meters from the observer। तो y is equal to 12 वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पे y is equal to 12 क्योंकि ये एक ही का है, तो यहाँ पे आपके पास आएगी लाइन। एक तो ये आ गया और दूसरा इसी 12 को लेके चले ना, दूसरा यहाँ पे आ गया। एक तो 4.5 आ रही है वैल्यू या 4.7, जो भी आप इसको अब आपकी डिपेंड करते कि थोड़ा सा ग्राफ भी आप कैसा हो गया आपके हिसाब से। तो मुझे 4.5 लग रहा है तो, और दूसरा 1.7 1.65 आ रहा है। इधर मैं देखता हूँ आंसर मार्क, हाँ जी 1.65 एंड 4.7 आपने क्या दिया है 4.5। ठीक है दे देता हूँ, लेकिन ये 4.5 नहीं है भैया आपका। 4.5 देखिए यहाँ आप ये यहाँ कट कर रही है आपकी लाइन, ये लाइन जा रही है ना जो, तो यहाँ कट कर रही है। 4.6 ये चले ठीक है, 4.5 ले लेता हूँ। ठीक हो गया, इसके मार्क्स में दे देता हूँ आपको। Write down the equation that gives the value of t when the object is 12 meters from the observer। होए होए होए, बड़ी जुल्म हो गया भाई। y इज इक्वल टू 12 होता है ना। ये देखिए ये जो आपने लिखा है ये इक्वेशन क्या थी, d इज इक्वल टू ये वाला, यहाँ पे 12 लिख दे बस। टी स्क्वेयर प्लस 48 ओवर टी माइनस 20 इज इक्वल टू 12। तो अगर आप सबको टी से मल्टीप्लाई कर दो तो टी क्यूब प्लस 48 माइनस 20t इज इक्वल टू 12t। तो ये बन जाएगा टी क्यूब माइनस 20t माइनस 12t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो टी क्यूब माइनस 32t प्लस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो खैर ये तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं की ना। और दिस इक्वेशन इज इक्वल, वो आप उसका पहला पार्ट था कि वो आप उसको इक्वल टू 12 करेंगे डी की जगह पे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि मैंने कर दिया था। टी क्यूब माइनस 32t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ए जो है वो माइनस 32 है। तो लेट्स सी इसमें आपके कितने मार्क्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने कहा ये लेंथ ऑफ द टाइम टेकन बाय 80 ड्राइवर्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जर्नी इज समराइज्ड इन अ टेबल बिलो। उसको ओपन करके स्कैन तो सही कर लिया करो यार कम से कम।
60 to 80, 80 to 90, 90 to 95। तो इसके पास हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपने कर दिया कुछ। हम देखो थोड़ी सी वर्किंग अगर शो कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इसमें क्लास विड्थ है, इसकी 20 है, उसके बाद ये आपके पास 10 आ गई, और उसके बाद आपके पास 5, 5, 10, और लास्ट वाला है 1, 10 टू 30, तो वो आपके पास 130, वो 20 हो गया आपके पास, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का टेबल शो करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/20, 0.2 आ गया। हम पता नहीं गलत कर दिया ना आपने। वन द क्लास विड्थ्स आर नॉट इक्वल, तो फिर हाइट्स उनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज होती हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। 10 divided by 10 1, 14 divided by 5 2.8, 20 divided by 5 4, 2.4, 8 divided by 20 क्या होता है? 2/5, तो 0.4। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है वो 4 आ रही है, तो इसको आप 1 ले लो, 2, 3, और ये 4 हो जाएगी आपके पास, और ये 10 आपके पास डिवीजन आ जाएंगे। 0.2 में पहला आपके पास 0.2, तो ये आपके पास 0.2, पहले वाले की आपकी हाइट ये होगी 0.2। सेकंड जो है वो आपके पास है 1, तो उसकी हाइट ये हो जाएगी आपके पास। थर्ड जो है 90 टू 95, 2.8 है, तो 2.8 आपके पास आ जाएगा यहाँ तक, और 95 टू 100 जो है 4 है सबसे ज्यादा, तो वो आपके पास 4 यहाँ तक हो जाएगा। तो उसके बाद जनाब 100 टू 110 है 2.4, और लास्ट जो है लास्ट इज 0.4, और ये कहाँ से कहाँ तक है? दैट इज फ्रॉम 110 टू 130, तो ये होगा आपके पास 0.4। ये आपका हिस्टोग्राम बनेगा। तो ये भी एक आपका बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लास विड्थ इज द गैप ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यूज इन एनी क्लास। 60 टू 80 है तो यानी ये 20 का गैप है। उसके बाद सेकंड आपका 80 टू 90 है तो 10 का गैप है। दिस इज क्लास विड्थ। तो आपको क्लास विड्थ निकालनी पड़ेगी। अगर तो ये सेम होता 20 20 20 सब, या 10 10 10 सेम होता सब में, कहीं एक में भी चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज होती है फॉर हिस्टोग्राम्स। तो अगर ये डिफरेंट है तो मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आपने एक तो क्लास विड्थ निकालनी है, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। उसके बाद उसने कहा इन विच ऑफ द इंटरवल डज द मीडियन लाई। मीडियन क्योंकि ये टोटल आपके पास 80 हैं, तो 40th एंड 41st ये दो होंगे मीडियन, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर इवन्स हैं, तो 40 और 41, तो ये 4 + 10 14 24, और 24 40 यानी 24 25 से लेके 44 तक यहाँ आ रहा है, तो ये 95 टू 100 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ आई ना बात की? क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है? जो सेंट्रल होता है। तो अगर 80 है तो 80 डिवाइड बाय 2 आपके पास क्या आता है? 40। तो यानी लाइन क्यू के अंदर अगर हम ऑर्डर्स में लिखें सारे नंबर्स, तो 40th एंड 41st लेके उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 हमारा मीडियन होता है। इसमें क्लास है तो हमें वो उनकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो जहाँ पे 40th नंबर या 41st दोनों होंगे वो वाली हम क्लास लेंगे, और डेफिनेटली ऐसे केसेस में वो एक ही क्लास में होगा। तो ये आपके पास देख लीजिए, इसके अंदर अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ तक 4 है, तो 5th से लेके 14 तक यहाँ पे है कि 4 + 10 14, 14 15 से लेके अब ये 28 हो गया आपके पास।
और फिर 28 से लेके 28 से लेके 48 तक, 29 से लेके 48 तक इसमें पड़ा हुआ है। हमें 40th और 41st चाहिए था, तो वो क्योंकि ये आपके पास इस क्लास के अंदर 29th वाले से लेके 48 तक पड़े होंगे। काउंटिंग नंबर्स लेंथ की बात नहीं हो रही, लाइन में अगर लगा दें तो 40th नंबर भी इसी में आया होगा और 41 भी इसमें होगा, तो हमने इसको लिख दिया। तो ये है मीडियन। ये भी एक पक्का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। तो इसमें 70 इंटू 4, तो आपने बिल्कुल शाबाश, वेल डन। मिड वैल्यूज लेते हैं, 60 प्लस 80 की मिड वैल्यू 70 है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर कॉमन सेंस से नहीं कर सकते तो 60 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 80 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, 95 प्लस 90। तो ये आपने फिर यहाँ पे आपने मिड वैल्यूज फाइंड करनी है। शाबाश, ये आपने सही मेरे ख्याल में किया। तो मिड वैल्यू इज द एक्स, एफ एक्स, यानी आपके पास 70 आ गया, 80 प्लस 90 170 बनता है। तो 170 की मिड वैल्यू क्या बन गई? 85, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। और फिर 92.5 इंटू 14 बिल्कुल ठीक है, और डिवाइड बाई ये कर देंगे। और फिर नंबर ऑफ नंबर्स यानी समेशन ऑफ, यानी होता है ना हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। तो एफ एक्स तो हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी हो गई और एक्स इज द मिड वैल्यू। तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये 98.2। ऑलवेज गिव मीन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ये किसने कहा है बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दें, लेकिन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन यहाँ पे वो एक ही रूल बार बार बता रहा हूँ, यहाँ आप मोर देन 3 बल्कि 4 भी नहीं 5 6 तक दे दें बेशक। फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वो सिर्फ एंगल्स का होता है बेटा। एंगल्स इन डिग्रीज वो 1 डेसिमल प्लेस तक होते हैं। 1 मार्क इसका था आपका। One driver is chosen at random. Calculate the probability that this driver took 95 minutes or less for the journey. 95 और लेस, 95 और लेस में आपके पास ये आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 14 20 28 हो गए, 28 आउट ऑफ 80। बिल्कुल ठीक है, 7/20। शाबाश। Two of the 80 drivers, they are chosen at random. Calculate the probability that both took more than 100 minutes for the journey. 32 over 80 multiply by 31 over 79. वाह शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास 992 और 6320 आ गया। शाबाश, ठीक हो गया। Calculate the probability that one took 80 minutes or less and the other took more than 110 minutes. तो हो सकता है कि पहला 80 और लेस ठीक हो गया, क्योंकि ये असल में आएगा 4/80 मल्टीप्लाई बाय 8/79, क्योंकि 1 टुक 90 मिनट्स और लेस, 90 और लेस जो है वो 14 है, बिल्कुल ठीक है। और 110 से मोर जो है, 110 से मोर 8 है, ठीक है। और प्लस 8/80 इंटू 4/79, ये दोनों आएंगे तो एक ही बात होगी। आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 64/6320। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, बेहतर है बेटा जी, लिख दें, कोई मसला नहीं है। 9 मार्क्स। देयर वुड बी वन मोर क्वेश्चन, और वो आपने नहीं किया। ये अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा जी, तो उस वक्त आप तो सारे अटेम्प्ट कर लो ना, वो क्यों नहीं किया आपने? उसको आपको करना चाहिए था। वेक्टर का क्वेश्चन था मेरे ख्याल में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको करना चाहिए था आपको। वेक्टर भी पता चल जाता, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है। असल क्वेश्चन तो आपने छोड़ दिया। तो आपको कैसे मैं कहूँ कि आप किधर, वेयर डू यू स्टैंड भाई? तो ये प्लीज़ इसको थोड़ा सा इसको कंसीडर किया करें। जब आप प्रैक्टिस करें तो सारे करें आप,
कोई बात नहीं, 1/112 निकाल के उसकी परसेंटेज निकालें। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा, आप एग्जाम थोड़ी दे रहे हो और अब तो चॉइस होती भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ABCDE is a pentagon. EFB, AHE and BGC, they are straight lines. Part 1 is the vector AE is given as a column vector. And the question is you have to calculate the magnitude of AE. The vector AE enclosed by two straight lines means you have to find its magnitude. Finding magnitude is very easy. We just take 6 square plus 1 square and then square root. A vector represented in the form of a column vector, its magnitude is x square plus y square square root. So that will be 36 plus 1, which is the square root of 37. Using calculator, square root of 37, that is 6.0827. During the calculation, take answers correct to 4, 5 or 6 or more significant figures. Final answer will be 6.08 units. The second part, H is the midpoint of AE and FH is 2 minus 3, 5. Find AF. H is the midpoint of AE. Here you can see AF. AF will be equal to AH plus HF. Graphical method of vector addition, head to tail rule. So AF is equal to AH plus HF. AH, you can see as the H is the midpoint of AE, is given in the question. H is the midpoint of AE. So AH will be half of AE and HF is the negative of FH. HF will be minus 2, 3.5 because FH is 2 minus 3.5. HF will be the negative of FH. So that will be minus 2, 3.5. Whereas AH, that will be half of AE. Half AE is given, that is 6, 1, which will make it 3, 0.5. So half AE is 3, 0.5 plus minus 2, 3.5. That will give us 3 plus minus 2 is 1 and 0.5 plus 3.5 is 4. 1, 4 will be AF. The next part is G divides BC in 1:2. So this is 1:2. In other words, GC is twice of BG as it is given in the question. G divides BC in the ratio 1:2 and BG is 2.50, whereas CD is -1, -7. Just for the information I'm telling you, as BG is 2.50 means BG is a horizontal line. So is BC or GC. They are horizontal vectors. And we have to find GD here. So you can see again GD will be equal to GC plus CD. CD we have, which is -1, -7, and GC. GC is twice. You can see BGC is a straight line. It is given in the question. BGC is a straight line, and GC is twice of BG. As BG is 2.50, that gives us GC will be equal to 50. It's twice. So that will be 50, 2 times BG. And that gives us 4 minus 7. The part B is explain why GD is parallel to FH. We have got vector GD 4 minus 7. FH is given 2 minus 3.5.
The vector FH is 2 minus 3.5. So when we say two vectors are parallel, obviously the lines will be parallel. So definition of parallel vector is two vectors are parallel, then one will be a number times other. Here we can see GD is 4 minus 7. So very clearly we can see GD is 2 times FH. Hence, vector GD is parallel to vector FH. So the lines GD and FH will be parallel. B is the point 310. Find the coordinates of D. This is 310. And we have to find the coordinates of D. From B to G, this is horizontally 2.5. So in other words, G will be 5.510 because Y will remain same. We will add 2.5 to 3, the value of X, because G is 2.5 units on the right of B horizontally. Now GD we have calculated. GD is 4 minus 7. So that is means in this case it is 4 to right, 4 to right, and then minus 7, 7 down. So 4 to right means 5.5 plus 4. Here it will become, we will add 4 because this is 4, 7. We will add 4 to x and minus 7 to y. That will give us 9.5 and 3. 10 minus 7 is 3. So the coordinates is 9.5, 3. Next part B is this question is relevant to transformation. First part of the question B is flag A is mapped onto flag T by the translation minus 3 minus 6. Draw and label flag T. Now here you can see the translation is minus 3 minus 6. This is just like column vector. Object is A and that is displaced 3 units horizontally to the left, 1, 2 and 3, and then minus 6 means 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 units vertically downward, keeping the same orientation. Top of the image will be here. Since this stick type means the vertical line is 2 units, it will remain 2 units, and the same with the same orientation, this will be the diagram, and we will label it by T. So that is image of A under translation minus 3 minus 6. Minus 3 minus 6 means the whole object will be displaced 3 units to left and 6 units downward vertically. Then is describe fully the enlargement that will map flag A onto flag B. So when the question is described fully and there is enlargement, there are 3 things for the enlargement. The name of the transformation, which is already told. 2 more factors are there. One is the scale factor. The other one is the center of the enlargement. Scale factor, to find the scale factor, it's very, very easy. Scale factor is equal to length of image over length of object. So we can take any length of image. So horizontal or vertical, if I take the horizontal part of the flag, describe fully the enlargement that maps A onto B. So A is object and B is image. So if I take this length over this one, that is 2 over 1
or even I can take the vertical part of it, which has 4 units of here in the image. 4 units corresponding is 2. So 4 over 2 is equal to 2. Scale factor is the length of image divided by length of object. Here I think we will need to find out the center. To find the center, join any two corresponding points of object and image. This is one pair of corresponding. Let's draw a line. So take any two pairs of corresponding object and image. The other one is this one. So their point of intersection, which is 4, 0 here, that will be the center. Even if you will join the third point, that would be passing through the same. So that's why all corresponding points, when joined and the lines are extended, they pass through the same point of intersection, 4, 0. So 2 marks, 1 mark for the center, 1 mark for the scale factor. And the third thing is find the center of the rotation that will map flag A onto flag C. Means flag A is object and flag C will be image. So flag A is the object and flag C is the image. By just looking at object and image, we can say 90 anti-clockwise turning looks. If you will draw the perpendicular bisector of any two pair of corresponding points. The perpendicular bisector, I think, will be the length same. We will use the other one. Now the same thing will be done with some other one, and let's take this one. So both perpendicular bisectors, they are intersecting at 5, 2. The last part is rotate flag B through 45 degrees anti-clockwise about the origin. Label the image R. Flag B is object. Rotate flag B through 45 anti-clockwise about the origin. If we rotate y-axis through 45 degrees anti-clockwise, the y-axis will become the line y is equal to minus x. Y is equal to minus x is a special line which passes through the origin, and it is midway between x-axis and y-axis. All the coordinates on this line will be like minus 1, 1, minus 2, 2, means x or y, they will have the same numerical value but the opposite signs. It could be 3 minus 3, 2 minus 2, and this is passing through the second and the fourth quadrant. Now, when we will rotate this diagram, this will become, now you need a compass. With the help of the compass, you will rotate it O as the center, and we will bring this bottom point here, and then same way the top one here, and the third point, this one. No, that will be
somewhere here. So in other words, now you can just use compass to trace this one. So this stem thing of the flag will be on this line y is equal to -x and same length as it is, and then whatever 2 units length, so 2 units here. And one thing else, this line, this is which is the hypotenuse of the triangle in the flag, that is 45 45. When rotated through the 45, it will be parallel to y-axis. It will be like this. That will be T. Sorry, not T, that will be R. Just to give you an idea, I hope you have got the concept. By using the actual instrument, I hope you will be able to do this. By using compass, bottom of the stem, that will be rotated here, and same way the top of the stem, that will be there, and this corner of the here, 2 units. Here somewhere you can find out. R.